जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी, डिटेक्टिव बूमरा एंड द ड्रीम किलर भाग 2। अब तक आपने सुना, अनवीर कुछ भयानक लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। जैसे ही वो खून के प्यासे लोग उस पर आखिरी प्रहार करने वाले थे, डिटेक्टिव बूमरा एक बाइक पर सवार हो वहां आ जाते हैं और उसे वहां से बचा ले जाते हैं। बाइक पर बैठा अनवीर धीरे धीरे उन लोगों के चंगुल से दूर जाने लगा। अब आगे की कहानी। अनवीर का शरीर अभी तक शॉक में था। हाथ पांव कांप रहे थे। डर का वो चेहरा उसने देखा था जिसने उसे खोरित कर रख दिया था। खुद को इतना कमजोर उसने कभी न पाया था। बाइक पर सवार वो बेहोशी की हालत में किसी तरह बैठा रहा। जाने कब आंखों ने उसे दगा दे दिया, पता ही न चला। जब दोबारा उसकी आंख खुली तो पाया वो अपने घर के बेडरूम में है। तुरंत उसने अपने शरीर को देखा। चोट के निशान अभी भी थे, यानी जो उसने महसूस किया सब कुछ सच था। बाहर निकल उसने सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस किया। धूप की गर्माहट उसे मरहम की तरह लगी। चेहरे को उठाए बस वो वहीं खड़ा रहा। जिंदगी को पास से वो गले लगाने लगा। इस पल को वो पूरी तरह जी लेना चाहता था। अनवीर जानता था जिस अंधकार को वो जी कर आया है उसके बाद वो एक पल भी बर्बाद नहीं करेगा। आंखों के किनारों से आंसू छलक आए। गहरी सांस भर उसने अपने दोनों हाथों को खोला। अरे तुम उठ गए? सैम हाथ में कॉफी लिए बरामदे में आ गया। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, बूमरा समय पर पहुंच गया, वरना तुम्हारा हाल भी औरों की तरह होता। अनवीर हैरत में सैम का चेहरा देखने लगा। अरे तुम्हें याद नहीं? तुमने ही तो ईमेल भेजा था। फिर तुम्हारी सिस्टर का भी कॉल आया था। अनवीर को सब याद आने लगा। उसने ही तो परेशान और डिटेक्टिव बूमरा और सैम को ईमेल किया था, सब कुछ साफ साफ बताते हुए। कितना इमोशनल ईमेल था। गुहार लगाई थी उसने, अपनी जान की नहीं बल्कि अपने बच्चे की। हालांकि उसकी जान भी खतरे में थी, लेकिन उसको अपनी परवाह कहां थी। उसने साफ लिखा था, मुझे चाहे जो हो जाए मेरे बच्चे को बचा लीजिए। फिर उसकी बहन अलवीरा का भी तो फोन गया था। भला ऐसी ईमेल को बूमरा और सैम कैसे बिना पढ़े छोड़ देते। सैम तो जरा सा भी रुकने को तैयार था ही नहीं। बच्चे की बात हो तो सैम अपनी जान भी लगा देने को तैयार था। दोनों फोन आते ही निकल गए और ठीक भी किया, वरना आज अनवीर सैम के सामने खड़ा ना होता। अनवीर ने आगे बढ़ सैम को गले लगा लिया। सैम अपनी आंखों को छुपाने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी नम आंखों को अनवीर देखे। अरे अब इमोशनल होने का टाइम नहीं है, चलो छत पर चलते हैं, बूमरा से बातचीत जरूरी है। अनवीर और सैम ऊपर चले गए। बूमरा नीचे बैठे सामने की ओर देख रहे थे। स्पाइन बिल्कुल सीधी थी और उनके सामने एक ट्रायंगल सा कुछ रखा था जिस पर उनका ध्यान एकाग्रचित था। ट्रायंगल पर कई सर्कल्स बने थे जिनको देखने भर से ही किसी की भी आंखें तनाव में जा सकती थी। लो, अनवीर आ गया, सैम ने आवाज लगाई। बूमरा कुछ देर तो ट्रायंगल को देखते रहे, फिर आराम से आंखों को मला और पीछे मुड़े। तुम्हारे बेटे को अब कुछ नहीं होगा, फिलहाल डॉक्टर शेखावत की निगरानी में है वो। ये सुनते ही अनवीर की जान में जान आई। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? अनवीर डिटेक्टिव के सामने आकर बैठ गया। अरे सुना है आप काफी नामी शेफ हैं, अपने हाथ से बना कोई खास व्यंजन खिला दीजिएगा, एहसान उतर जाएगा। बूमरा की बातों ने अनवीर का दिल जीत लिया। अभी मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। आखिर तुम कौन है? तुम उससे मिले कैसे? बूमरा ने सीधे अपना प्रश्न दाग दिया। मैं और मेरा बेटा दोनों दिवाली मेले में गए थे। हमारे घर से कुछ दूरी पर ही एक बड़ा मेला लगता है। हर साल हम दोनों वहां जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। इस साल भी हम दोनों शाम 7 बजे घर से निकल गए।
सर्दी का अच्छा मौसम था तो हम दोनों गाड़ी की जगह पैदल ही निकल गए। बहुत मज़े किए हमने। वहाँ शूटिंग, राइड्स, मिठाइयाँ, हर खास स्टॉल का मज़ा लिया हमने। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी, तब हमें लगा और मज़ा करना चाहिए। लगभग 10 बजे हमें एक अजीबोगरीब स्टॉल दिखा। टेंट का बना हुआ था और काफ़ी बड़ा भी था। बाहर लिखा था डेयर टू प्ले। बाहर से एक लाल कारपेट अंदर की ओर बिछा था। कुछ चमकने वाली चीज़ें भी बाहर टंगी थी। रोहित, मेरा बेटा, जिद पर अड़ गया कि उसे अंदर जाकर गेम खेलना है, रिवॉर्ड जीतना है। भीड़ ज़्यादा थी भी नहीं और पहली बार ऐसा स्टॉल उस मेले में लगा था, तो मैं भी मान गया। हम दोनों अंदर चले गए। कारपेट सीधे एक बड़े से टेंट में जाकर ख़त्म हो गया। चारों तरफ एंटीक जैसे सामान थे, जैसे हम किसी और दुनिया में चले गए। चमकने वाले जेम्स, बड़े पंख और संदूक। हाँ, गौर करने वाली बात थी, सामने एक बड़ा बेड पड़ा था, लाल रंग की चादर से ढका। हमें समझ नहीं आया कि उन सब के बीच बेड क्यों रखा है। तभी कुछ रेड बीम वाली लाइट वहां जली और एक व्यक्ति दूसरी तरफ से अंदर आया। वेलकम, डेयर टू प्ले में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट तुम। उसने आते ही एक सफेद पत्थर मेरे बेटे को दे दिया। मैंने उसे पूछा, हमें गेम खेलना है, समझाएंगे? पहले तो वो हम दोनों को घूरता रहा, फिर अचानक एक कुर्सी पर बैठ गया। गेम आसान है, आप दोनों एक एक कर यहां इस बेड पर लेट जाएंगे और फिर मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा। अगर आप 6 मिनट से ज्यादा टिके रहे और उठे नहीं तो जीत जाएंगे और जीतने वाले को 21,000 रुपए मिलेंगे। इतना ही नहीं, ये गेम भी उसे मिलेगा जिसकी कीमत कम से कम 2 लाख की होगी। आखिर वो क्या पढ़ने वाला था? गेम है क्या? मंत्र पढ़ने के बाद क्या होगा? मैं कुछ पूछ पाता। मेरा बेटा एक्साइटेड होकर बेड पर जाकर लेट गया। आओ ना पापा, फन है। और गेम के पैसे? मैंने अंतुम की ओर देखकर पूछा। बस 1 रुपए, उसने जवाब दिया। जाने क्यों उसकी हंसी मुझे डरा रही थी। ऐसा लगता था मानो वो कोई राज छुपाए हमको दगा देने आया हो। देखिए, आपका बेटा खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्यों बेटा? उसने मेरी ओर देखा। कुछ ही पल में वो कोई धुआं बिखेरने वाला पदार्थ लाया और मेरे बेटे रोहित के सिरहाने बैठ गया। हाँ, उसने एक काला कपड़ा रोहित की आंखों पर भी बांध दिया। फिर उसने बोला, तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल। रोहित बहुत खुश दिख रहा था। फिर अंतुम ने कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। नफी नहो नहम मुंती ममारू मुमंथी, नफी नहो नहम मुंती ममारू मंथी, नफी नहो नहम मुंती ममारू मंथी। 2 से 3 बार मंत्र को पढ़ने के बाद वो वहीं बैठा रहा। ना तो उसमें कोई हरकत हो रही थी और ना ही रोहित में। दोनों बुत की तरह पड़े थे। मेरी नजरें घड़ी की सुई पर थी। मैं 6 मिनट बीतने का इंतजार करने लगा। वो 6 मिनट मानिए मुझे कई घंटों से लगे, पर जैसे ही 6 मिनट हुए मैंने दखल दे दिया। 6 मिनट हो गए हैं, रोहित गेम जीत गया। मेरे बोलते ही अंतुम ने अपनी आंखें खोल मुझे गुस्से में देखा, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। पर रोहित के शरीर में अभी भी कोई हरकत नहीं थी। उसके करीब जब मैंने उसे उठाया, उसका पूरा शरीर तप रहा था। कुछ देर उठाने के बाद ही रोहित की आंखें खुली, पर मुस्कान उसके चेहरे से गायब थी। उसकी आंखें चढ़ी चढ़ी सी थी। मैंने पूछा भी, क्या हुआ इसे? इसका शरीर इतना जल क्यों रहा है? क्या किया तुमने? अंतुम को जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। मैंने आवाज को ऊंचा किया, क्या है ये सब? मेरे बच्चे के साथ क्या किया तुमने? वो मुड़ा और हंसने लगा। जीत गया तुम्हारा लड़का, 21,000 रुपए और ये जेम। आओ
अब तुम्हारी बारी। मुझे चिंता खाई जा रही थी कि रोहित की ऐसी हालत कैसे हो गई, पर जब दोबारा मैंने उसका हाथ पकड़ा तो तपन जा चुकी थी। रोहित भी बोल पड़ा, ये हम जीत गए, पापा अब आपकी बारी। कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। मैंने कहा भी, नहीं बेटा, हम वापस चलेंगे, बस इतना ही काफी है। मैं आगे बोल पाता, हम तुमने बात काट दी। बिना खेले यहां से नहीं जा सकते, और अगर गए तो ठीक ना होगा। क्या मतलब? मैंने गुस्से में पूछा। अरे पापा, 6 मिनट की तो बात है, उसके बाद हम निकल जाएंगे। सी आई एम ओके। बहुत मना करने के बाद भी जब समझ नहीं आया तो मैंने भी वही किया, जाकर बेड पर लेट गया। सारी प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे रोहित के साथ हुई थी। जब आँख खुली तो रोहित मेरे सामने खड़ा रो रहा था। क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? मैं कब से आपको जगा रहा हूं, पर आप जग ही नहीं रहते। मैंने घड़ी की ओर देखा, 40 मिनट हो चुके थे। हड़बड़ी में उठकर मैंने रोहित का हाथ थामा और बाहर निकल गया। तो तुम्हें कुछ याद नहीं? तुमने बेड पर लेटने के बाद क्या देखा? सैम ने पूछा। नहीं, बस उस समय क्या हुआ नहीं पता, पर जब हम घर आकर सो गए तो डरा देने वाली घटनाएं हुई। रोहित ने भी वही देखा जो मैंने। हम दोनों ही किसी कब्रिस्तान में अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, कुछ ऐसे लोगों से जो खून के प्यासे थे। जब भी हम अपनी आंखें बंद करते, वापस खुद को उन लोगों से घिरा पाते, पर हर बार बचने की संभावना मुश्किल होती जाती। धीरे धीरे हमें ऐसा लगने लगा जैसे हमारी दुनिया ये नहीं बल्कि वो है जहां बस हमें खुद को बचाना है। पर जब वहां लगी चोटें यहां भी दिखने लगी तो हम समझ गए, क्योंकि उस खेल में मैं अपने बेटे से आगे था। तो मुझे पता था कि जिस दिन मैं मरूंगा उसके बाद मेरे बेटे की बारी है, इसलिए आपको बुलाया। तुम्हें पता कैसे चला कि तुम मर जाओगे? बुमराह ने पूछा। मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया, कई लोगों ने सेम ऐसा ही खेल खेला था। उनके रिलेटिव्स का कहना है वो कहीं फंस गए थे जहां लोग उनको मारना चाहते थे। आज तक उनमें से कोई भी बचा नहीं है। आखिरी स्टेज होती थी कब्रिस्तान, और मैं कब्रिस्तान के अंदर तक पहुंच चुका था। तो सब साफ था, मेरी बारी आ चुकी है। मैंने फिर आपको ईमेल किया। मुझे पता था डिटेक्टिव बुमराह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखो, अभी तक कुछ भी साफ नहीं है कि क्या हो रहा है। इसके लिए मुझे हम तुमसे मिलना ही होगा। पर यह भी तय है, आज की रात तुम्हारे बेटे के लिए सबसे खतरनाक रात है, और पहले उसे बचाना होगा, जिसकी तैयारी डॉक्टर शेखावत पहले से ही कर चुके हैं। क्या है डेयर टू प्ले का रहस्य? क्या डिटेक्टिव बुमराह अनवीर के बच्चे को बचा पाएंगे? क्या अनवीर के ऊपर से खतरा टल चुका है? सुनाऊंगा आगे की कहानी, डिटेक्टिव बुमराह एंड द ड्रीम किलर भाग 3 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।